नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करनाल के असंध में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और बीरेंद्र सिंह एक साथ नजर आए। राहुल ने अपने संबोधन में डंकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, मोदी काले कानून लाते हैं, जो आपके पास है वो छीन रहे हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, 25 अरब पतियों के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। अग्निवीर जानता है कि यह नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने चंबा विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर किया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया। बीजेपी का नाम समाधान है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये परिवर्तन एक समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35A सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास, क्या नहीं था हमारे पास। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर
हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यही तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके आंदोलन को फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया। एक महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोर है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है याद करिए। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को विपक्षी दल यानी कांग्रेस पर हमला करते हुए शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता करार दे दिया। नड्डा ने ये टिप्पणियां भुवनेश्वर में भाजपा के सदस्यता अभियान के अवसर पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता बन गई है और देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैन कर दो आफ्टर 1947, दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम, सो वी शुड डिसबैन कांग्रेस पार्टी। नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए। कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए। हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए, स्पोक्समैन बन गए। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 एंड इन 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills
of Amit Shah. We could see in the तो वहीं कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर जो कार्रवाई की गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत की भट्टी, सुलगती आग और आग में सुलगती जिंदगी और सुलगते सवाल। जी, मामला हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि 6 मजदूर जलकर खाक हो गए, मगर जिंदगी की कीमत महज 12 लाख रुपए। जी, मामला कानपुर का है, वही कानपुर जहां 21 सितंबर की सुबह अचानक आग एक गद्दा फैक्ट्री में लगती है और आग इतनी भयावक होती है कि उसकी लपटें 6 जिंदगियों को देखते ही देखते लील लेती है। मामला रिन्या औद्योगिक क्षेत्र में बनी आरपी गद्दा फैक्ट्री का बताया जा रहा है, मगर ये आग की लपटें कुछ घंटों के बाद ठंडी तो पड़ गई, मगर उस आग में सुलगती जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया, साथ ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के दौरान आग के मलबे से 3 मजदूरों के जले हुए शव बरामद किए। हैरानी की बात यह है, इसमें 2 नाबालिग बच्चे भी बरामद हुए, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में नियमों को दरकिनार कर नाबालिग से काम करवाया जा रहा था, जहां 4 मजदूरों के साथ 2 बच्चों की मौत के आगोश में समा जाने का मामला सामने आता है। हैरानी की बात यह है कि भीषण अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी कृष्ण कुमार ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई और अब उसी एफआईआर पर सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, जबकि मामला इतना भयावक है कि कानून की सख्त धाराएं सजा की मियाद को बढ़ा सकती हैं, मगर क्या रियायत दी जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि मानकों को ताक पर रखकर जिस तरह से फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मर्डर की धारा 105 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। तो सवाल ये कि कौन दे रहा है संरक्षण। ये मामला बहुत गंभीर मामला था। एक तो इस स्तर से जहां मजदूर काम कर रहे थे और नाबालिग मजदूर काम कर रहे थे, दूसरे सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे उनकी सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरा किया जाना चाहिए था। क्योंकि उन मानकों को पूरा नहीं किया गया तो एक गंभीर अपराध बनता है। और जो प्रारंभिक स्तर पर जिस तरह से एफआईआर हुई, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको इसमें बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो धाराएं थी बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसमें 7 साल से नीचे के जो अपराध बनता था उससे नीचे के ऊपर सजा नहीं हो सकती थी, और इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। जो धारा 35 बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके जो नियम है उसके तहत 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। नियमों से खिलवाड़ कर और मजदूरों की जान को सस्ता समझने का खेल क्या यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि मजदूरों की मौत के बाद जब परिजनों को मुआवजा देने का वक्त आया तो मुआवजे का चेक बांटने कोई और नहीं बल्कि खुद कैबिनेट मंत्री जाते हैं। सही सुना आपने, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के हाथों मजदूरों के परिजनों को चेक दिए जाते हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चेक सरकार दे रही है या फिर मंत्री जी मजदूरों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे वो फैक्ट्री है जहां पर 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी, और ये गद्दा फैक्ट्री है। इसे अगर हम मौत की भट्टी भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाने को गलाया जाता था और गलाने के बाद प्लास्टिक सीट बनाकर गद्दे बनाए जाते थे, और इसमें अत्यधिक ज्वलनशील एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकता था। और सुरक्षा के मानक को देखते हुए यहाँ किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और एनओसी नहीं थी। अगर एनओसी नहीं थी, फायर की इतनी बड़ी कमी यहाँ देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं इसे मौत की भट्टी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री असीम अरुण भी वहां पर थे और ग्राम सिमरई पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान के तहत बच्चियों को अन्नप्राशन कराया। तो वहीं महिला सहायता समूह की लखपति दीदी से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश के बयान की 10 सीटों पर हार के डर से बीजेपी ट्रांसफर कर रही है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश को दो टूक जवाब दिया। कहा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी कोई शिकायत या समस्या है तो सरकार को बताएं। तबादला करना हमारी सरकार का अधिकार है, उनका व्याख्यान देने का अधिकारी है तो वो व्याख्यान देते रहें। आप सब लोगों से इतना निवेदन करूंगा, जैसे गांव में पीने का पानी मिल गया, सड़क आपके गांव की बनी ही है, बिजली आई रही है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा पहले से अच्छी हो गई है कि नहीं हो गई है? पहले से अच्छी हो गई है। आपको बच्चों का ड्रेस बनाना ना पड़े, जूते मोजे ना खरीदना पड़े, इसके लिए एक बच्चे के लिए 1200 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? अब कई लोग वो पैसा भी खर्चा कर डालते हैं। वो पैसा खर्चा नहीं करना है, वो बच्चे के लिए केवल इसलिए आपके खाते में भेजा जाता है कि कोई बीच में गड़बड़ी ना करे। तो बच्चों को अच्छा बढ़िया, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वैसे आज प्राथमिक स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, वहां पर भी आप अपने बच्चों को भेजिए। देखिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए काम करती है, शिक्षित भारत के लिए काम करती है, विकसित भारत के लिए काम करती है। आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि अभी करहल की विधानसभा के जो आपके विधायक थे, यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो कन्नौज से सांसद बन गए। मालूम है कि नहीं आप लोग? नहीं मालूम? अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले विधायक थे, सांसद बन गए और यहां पे एक उपचुनाव फिर आ गया। अब उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं आज सबसे यह निवेदन करूंगा, आप बताओ, गुंडागर्दी कोई चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहता है क्या? जमीनों पर कोई माफिया आकर के कब्जा कर ले, कोई चाहता है क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे, कोई चाहता है क्या? बुजुर्गों का कोई अपमान करे, कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और समाजवादी पार्टी का मतलब है, यह सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस नकारात्मक एजेंडा चलाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनता पार्टी अपना हमारा जो संगठन महापर्व है 2024, हम लोग अभी गांव-गांव जाकर सभी बूथों पर सदस्यता कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। उन कामों में रक्तदान शिविर है, स्वच्छता पखवाड़ा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हम सब लोग जो महात्मा गांधी जी का संकल्प है स्वच्छता का, स्वदेशी का, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपने कही विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने संगठन के स्तर पर अपने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावों को लेकर जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को
चुनाव आयोग को, सरकारी मिशनरों को लांछित करने का काम करती रही है। तो ये एक एजेंडा है उनका, और जनता के बीच में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। वो केवल एक नेगेटिव प्रचार करके, एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार और निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, और उस व्यवस्था में हम सब लोगों को विश्वास है। निश्चित रूप से जो व्यवस्था है हमारे कानून में, उसमें व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने जिस प्रकार से कहा कि उनका माइंड सेट है, और वो माइंड सेट में चुनाव जीतेंगे। अभी समाज जिस प्रकार के परिणाम लोकसभा के आए, आपने उनके बयान सुने होंगे, लेकिन उपचुनावों को लेकर भी और जो भी चुनाव होंगे उनका एक एजेंडा सेट है, नेगेटिव एजेंडा। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। और जहां तक मतदाता सूची के बारे में आपने बात की, मुझे विश्वास है कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। पूरे देश में दिल्ली के मजदूरों को सबसे ज्यादा मिनिमम वेज मिल रहा है। भाजपा द्वारा शासित राज्यों में दिल्ली के मुकाबले मिनिमम वेज आधा भी नहीं मिलता है। भाजपा गरीब और मजदूर विरोधी पार्टी। सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका। वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने यह फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। वहीं झारखंड में 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया था। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा के दौरान ही कई केंद्रों पर हंगामा किया था। हालांकि प्रशासन ने किसी भी प्रकार की धांधली से साफ इनकार कर दिया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को मोरहाबादी मैदान के पास परीक्षार्थियों ने छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग भी की थी। इसके अलावा आज हजारीबाग से आक्रोश मार्च शुरू करने की भी तैयारी थी और छात्र अधिकार मंच का यह कहना है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो रांची में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को। उसकी परीक्षा प्रक्रिया बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। हम लोग को अगले दिन पता चला कि पेपर लीक था और हम लोग एविडेंस जुगाड़ करके, बहुत सारे एविडेंस लेकर लोग आए। उस एविडेंस जुगाड़ करके हम लोग राज्यपाल के समक्ष एविडेंस प्रस्तुत करने गए थे, ज्ञापन सौंपने गए थे और राज्यपाल ने कल हम लोग मिलने गए थे। राज्यपाल ने आज फिर बुलाया था और सारा सबूत और जो डिजिटल प्रूफ है वो सारा हम लोगों ने आज राज्यपाल को सौंप दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस अपने तरफ से जो प्रोसेस हो सकता है, जो प्रक्रिया हो सकता है, हम लोग करेंगे। क्या गड़बड़ी क्या हुई है? गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हो गया है। जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर पहले से ही उत्तर कुंजी बाहर आ गया है, आंसर की पहले बाहर आ गया है। लोगों के पास इसका प्रूफ है कि लोग आंसर लिख रहे थे, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आंसर लिख रहे थे और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है और वही प्रूफ हम लोग राज्यपाल के समक्ष सौंपने गए थे। अब क्या करना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया 21 और 22 तारीख की रद्द की जाए, क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक हुआ है, तो इसको पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता है। तो वहीं आम की रंगीन प्रजातियों की यूएस और यूरोपीय देशों में अच्छी मांग है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा पिछले कुछ वर्षों में रिलीज की गई आम की प्रजाति अरोडिका और अंबिका भी रंगीन है। जल्द ही रिलीज होने वाली अवध समृद्धि भी रंगीन है। अवध मधुरिमा जो रिलीज होने
के लिए पाइपलाइन में है वो भी रंगीन है। ऐसे में इनके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। योगी सरकार की मंशा सिर्फ आम के उत्पादन में ही नहीं बल्कि उसके निर्यात में भी है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में भी है। अब योगी सरकार जेवर में रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है जिससे आम के निर्यात में दिक्कत नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चेनानी में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान, आतंकवाद और आर्टिकल 370 यानी कि 370 का उल्लेख किया और कहा कि आतंकवाद को दफना दिया गया है और अब उसे लौटने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेंगे। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।